गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 14 खाने से पचने तक जो क्रिया होती है किस तरीके से होती है। और ये हमारा लास्ट लेसन है, ठीक है। इसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले है चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए भोजन निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले से उतर भी गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है और जो भोजन को चिकना वो पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह में बनने वाली ये लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। अर्थात हमारे भोजन में क्या होता है, स्टार्च होता है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है और मुंह से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और पाचन भी अच्छी तरीके से होता है। ये देखिए, ये हमारे शरीर के अंग है। तो ये जैसे दिखा रखा है, मुंह, ग्रसिका, आमा से आंत, ये हमारा पाचन तंत्र है। यहाँ से सबसे पहले मुंह से, फिर ग्रसिका से, फिर आमाशय में और फिर आंत में। इस तरीके से हमारा जो भोजन है वो पचता है। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर ये ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है, जहाँ ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचन रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। अर्थात जो रस होते हैं उस रस से भोजन को पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। और जो अपशिष्ट होता है, जो पचाया नहीं जाता, वो फिर जो मलमूत्र है उसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, उसका त्याग कर दिया जाता है। देखिए, ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, अर्थात हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं तो कमज़ोरी महसूस होने लगती है। रजत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया। वहाँ पर देखा कि बेड पर सो रहे बीमार व्यक्ति के हाथ में नली लगी हुई थी। पास में ही एक प्लास्टिक की बोतल में पानी जैसा पदार्थ भरा था। ये बोतल नली के साथ जुड़ी हुई थी। ये देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि इन्हें कमजोरी आ गई है, अतः तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। अर्थात जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है उसे चढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे हम देखेंगे कि खाने में आयरन, अर्थात आयरन की मात्रा भी होती है खाने में। तो एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, मीरा का मन नहीं लग रहा था, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही थी, बार बार होंठों पर जीभ फिरा रही थी। मीरा को ऐसा करते देख शिक्षक ने तो उसके पास गए और उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ऐसा कब से हो रहा है? मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, नींद बराबर नहीं आती है, काम करने पर जल्दी थक जाती हूँ। शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर द्वारा जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई गई। अर्थात के जो सारे लक्षण थे जिसमें खून की कमी बताई गई। तो डॉक्टर ने कहा कि मीरा, आप खाने में क्या क्या खाती हो? तो मीरा कहती है रोटी, प्याज, नमकीन। डॉक्टर कहते हैं हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती? तो मीरा ने कहा नहीं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। भोजन में हरी सब्जियाँ, फल, गाजर, अनार आदि लो, ये आयरन बढ़ाने के तत्व होते हैं। सब्जियाँ, फल, गाजर, अनार। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ, 1 सप्ताह पश्चात पुनः दिखाना। तो मीरा, अरे ये गोलियां तो हमें स्कूल में भी देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा तो क्या आप गोली नहीं खाती हो? मीरा ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती, चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। तो डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है, इससे आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद
लेना चाहिए, अर्थात जो आयरन की गोली होती है उसे खाना खाने के बाद लेना चाहिए। मीरा ने कहा डॉक्टर साहब इस गोली का पूरा नाम बताइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसे आयरन फोलिक एसिड IFA कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। तो फिर मीरा ने कहा अच्छा, तभी विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, आगे से खाया करूँगी। डॉक्टर साहब कहते हैं गोले के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड, खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है। इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद ये गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है। खाद्य समूह एवं खाद्य पिरामिड। तो हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है, जैसे मक्के, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेव, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि ये सभी हम खाते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं। कई चीज़ें हैं जिनको हम खाते हैं। इन खाद्य समूह से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो ये सब चीज़ें आवश्यक होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, और ये सभी हमें खाने से प्राप्त होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे रोटी, दाल, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी, इनको सर्वाधिक खाएँ, खूब खाएँ। कौन कौन सी चीज़ें खाएँ? तो पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू, सेव, केला, पपीता, नारंगी आदि। ठीक है। सीमित खाएँ तो कौन कौन सी चीज़ें सीमित खानी चाहिए? दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन और मछली, मांस, मूंगफली आदि। और कम खाएं, घी, तेल और मीठा भोजन कम करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला है, इस तरीके से हमें खाना चाहिए। इसके बाद में कृमि नियंत्रण। तो पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है, व शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं, जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। और ये संक्रमण होता है। कृमि किस तरीके से होता है? तो कृमि संक्रमण के जो बचाव है वो निम्न है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, जूते चप्पल अवश्य पहनें, शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, साफ व शुद्ध पानी पिएं, सब्जियों व फलों को साफ शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें, नाखून कटे और साफ रखें। ठीक है। कृमि नियंत्रण से लाभ क्या होगा? तो कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगता है, बच्चों का विकास तेज़ी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, अर्थात ये सब चीज़ें हम करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट होता है। ठीक है।